वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरद हमारा इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 10th का हिंदी पढ़ रहे हैं। ओके, लेसन नंबर 9, जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ। उसके राइटर है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। उनका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। परिचय, उनका जन्म हुआ है 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में। ओके, तो परिचय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। ओके, तो प्रमुख कृतियाँ मतलब उन्होंने कौन कौन सा लेखन किया हुआ है ये सब इसमें दिया है। फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह, अध्ययन, पत्रावली, अंतहीन, आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन यात्रा, संस्मरण, अस्थि और भगवती बातचीत, साक्षात्कार एक्सेट्रा। ओके, गद्य समाधि में इस लेसन के बारे में क्या बताएं। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, लेखक के आदि बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। तो इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा है, इस साक्षात्कार के माध्यम से जाने प्रयास किया गया है। तो इस लेसन में यदि फिर स्टार्ट करते हैं। अमृतलाल नागर जी से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की बातचीत है, मतलब इसमें कन्वर्सेशन दिया हुआ है। तो तिवारी जी क्या बोल रहे हैं, नागर जी और तिवारी जी दोनों का कन्वर्सेशन इसमें दिया है। तिवारी जी क्या बोल रहे हैं, नागर जी मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था। जब भी आपने लिखना स्टार्ट किया था तो तब भी साहित्यिक माहौल क्या था, ये उन्होंने पूछे हैं। तो किन लोगों के प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने। तो क्या बोल रहे हैं कि किन लोगों के प्रेरित होकर आपने क्या करे लिखान शुरू किया है, जो राइटिंग है आपने शुरू किया है, और आपके आदर्श कौन थे आपके सामने। तो नागर जी क्या बोल रहे हैं कि लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को अधिक पढ़ता था। स्टार्टिंग में, आरंभ मतलब क्या, स्टार्टिंग में कवियों को अधिक पढ़ता था। जो भी पोएम्स रहती है वो बहुत में पढ़ता था। स्नेह जी अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी है। जो कौन किसकी कविता है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो पोएम्स है वो उन्होंने ज़्यादा पढ़ी है। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। तो क्या बोल रहे कि जो छापा हुआ जो अक्षर जो वर्ड है वो क्या है, पहला मेरा मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। घर में 2 पत्रिकाएं मतलब 2 न्यूज़पेपर हो मेरे पितामह मतलब क्या, मेरे फादर मंगाते थे। तभी मैं वो हर रोज पढ़ता था। एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। तो उसका नाम क्या था, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास भी पढ़े थे। ये सब अवान्तर जो बुक्स है वो पढ़ रहे थे। शरद चंद्र को बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। तो 1930 के पास उन्होंने क्या क्या पढ़ा यह बताया। ठीक, उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। जब भी आपको कुछ लिखना है तो उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या करे, बहुत सारा रीडिंग किया था। तो उसके ऊपर तिवारी जी क्या बोल रहे हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श है। तो यही जो राइटर है आपके जो राइट कर रहे हैं उसके क्या आदर्श है ये भी। तो नागर जी क्या बोल रहे हैं, नहीं कोई आदर्श नहीं है, केवल आनंद था पढ़ने का। केवल मैंने ऐसे हॉबी के लिए रीडिंग की है। तो सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। कब लाठीचार्ज हुआ था, जैसे कि साइमन कमीशन था, उन्होंने बहिष्कार डाला था। तो उन्होंने इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लो कहो लाठी खाए। इसी ही लेखन का आरंभ मानिए। तो उन्होंने क्या करे, वैसे लेखन स्टार्ट किए थे। तो उसके ऊपर तिवारी जी क्या बोले, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए। तो क्या बोले कि पॉलिटिक्स में आप लोग क्यों नहीं गए, ये पूछ रहे थे। उसके बाद देखो नागर जी क्या बोले कि नहीं गया क्योंकि पिताजी की सरकारी कर्मचारी थे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इसके पिताजी तिवारी जी की नागर जी के पिताजी क्या थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। तो मेरी रुचि मतलब मैं मुझे पढ़ने में
क्या होता था, बहुत ही मज़ा आता था। मैं अलग अलग बुक्स क्या करता था, पढ़ता था। मैं हैप्पी हो जाता हूँ पढ़ने से। सामाजिक कार्य भी वो करते थे। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में अपशकुन। जो उन्होंने जो स्टोरी लिखी थी, कहानी मतलब क्या, स्टोरी लिखी थी, कौन सी, अपशकुन करके एक स्टोरी लिखी थी। वो कब लिखी थी, 1933 में। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद रुदेश थी जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। तो उन्होंने चंडी प्रसाद रुदेश की पहले रीडिंग जो है वो उन्होंने की थी। उसके बाद उन्होंने कौन सी बुक लिखी, अपशकुन। और कब लिखी थी, 1933 में। तो उसके ऊपर तिवारी जी क्या बोले, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी का भी कुछ प्रभाव पड़ा। जो गांधी जी उस टाइम उन्होंने क्या करे थे, बुक्स राइट किए थे, तो आपके ऊपर वही जो व्यक्तित्व है गांधी जी का, पर्सनालिटी है, उनका कुछ प्रभाव पड़ा क्या, असर पड़ा क्या, ऐसे बोल रहे। तो नागर जी उसके ऊपर क्या बोले कि हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तो उन्होंने क्या बोले कि हाँ, निश्चित रूप से पढ़ा, बट पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से क्या करे था, मुझे रोक लिया था। वही रोकने से ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ कि मैं आंदोलन में नहीं गया, ताकि मुझे लेखन करने के लिए मिले। तो तिवारी जी क्या बोले उसके ऊपर, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है। जो आपके लेखन में गरीबों के लिए क्या है, करुणा है, तो किससे प्रभावित है वो। तो नागर जी क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रणाम है। तो उनकी पहली स्टोरी कौन सी थी, प्रायश्चित करके, ठीक है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी के एक अद्भुत गुण था कि वे किसी दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। किसी कोई प्रॉब्लम में हो जाए तो क्या करते थे, वो वहाँ पहुंचते थे। इनसे इसने मुझे प्रभावित किया था। जैसे कि मेरे फादर है, वो समाज सेवा करते थे। किसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख में है, तो वो हेल्प के लिए जाते थे। तो तिवारी जी क्या बोले कि उस क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा। हाँ, बस वो केस के बारे में और बच्चा रेगुलर ट्यूशन आए थे सबसे पहले उस बारे में एक बार हम आपके पास ट्यूशन आया था 9 तारीख को, उससे पहले नहीं आया। तो क्या बोल रहे हैं, उसी टाइम पे जो दूसरा आंदोलन चल रहा था उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा क्या। तो क्या बोले कि वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। हाँ, नागर जी क्या बोल रही, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका कि काकोरी बमकंड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। कब से, 1921 से आंदोलन क्या हो गए थे, तेज हो गए थे। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज की भी आप पर कुछ प्रभाव है। तो क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन उनको पूछ रहे हैं, ठीक है। कि उसी टाइम पे जो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहा था, तभी उसका प्रभाव है कि आपके ऊपर कुछ। तो नागर जी क्या बोल रहे हैं कि आरंभिक असर है थोड़ा बहुत ज़रूर। जो स्टार्टिंग का जो है वो असर है थोड़ा बहुत। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका। जो भी सामाजिक आंदोलन थे उनमें जाने के लिए मेरे पिताजी ने कभी भी नहीं रोका था। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई थी। जब भी जवाहरलाल नेहरू थे उनकी भेंट कब हुई थी, 1933 में। तो उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। नेहरू जी जेल में थे, तो नेहरू जी उसी टाइम का कहाँ थे, जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। कश्मीरी लोगों के अलावा उनके यहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई प्राय होती रहती थी। उनकी खूब बातें होती थी हर तरह की। मैं उनसे बहुत अलग अलग बारे में क्या करता था, डिस्कस करता रहता था, जब भी वो जेल से छूट गए तभी। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन था। तो नागर जी क्या बोले कि पहला उपन्यास लिखा कि 1944 में महाकाल। उपन्यास मतलब क्या, उन्होंने पहला जो
लिखान किए उसको क्या बोले, उपन्यास बोले। तो पहला लिखान कौन से कब किया है उन्होंने, 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में, मतलब 2 साल बाद। बंगाल में लौटकर इसे लिखा था, बंगाल से लौटकर उन्होंने क्या करा था, वहाँ लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बात है, बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ था। तो क्या बोले कि यही के बाद बुक नाम से प्रकाशित हुआ है, प्रकाशित मतलब पब्लिश हुआ है। तो नागर जी क्या बोले कि हाँ। अभी तक पेड नहीं हुई है शायद। तो तिवारी जी क्या बोले कि नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों को संपर्क प्रभाव में हैं, तो और कौन कौन से लेखक हैं जो आपने उनका क्या है प्रभाव से लिया है। तो नागर जी क्या बोले कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, उन्होंने कौन कौन सा लिखान किया है, किस किस का रेफरेंस लिया है, ये सब क्या कर रहे हो, बता रहे। ठीक है। तो जगन्नाथ रत्नाकर, गोपाल राय गहमरकरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। ये सब नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, कौन आता था, माधव शुक्ल। वो आजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालिया वाला बाकी खून सीनी मिट्टी हमेशा रखे रखे रहते थे। तो 1931 से 37 तक में प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव में भी गया था। तो क्या बोले कि प्रतिवर्ष मतलब क्या, हर साल वो जाके क्या करते थे, उनको गांव में मिलते थे। तिवारी जी क्या बोले इसके ऊपर, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं। जो भी पुराने साहित्य है तो उनमें से आप किसको आदर्श मानते हैं। तो उसके ऊपर नागर जी बोले कि तुलसीदास को तो मैं, मुझे घुट्टी में पिलाया गया है, बाबा शाम तो नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तो कौन श्लोक क्या करते थे, वो जबरदस्ती याद करवा के लेते थे, कौन, तुलसीदास। तिवारी जी क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर, नागर जी अपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है। तो नागर जी क्या बोल रहे हैं कि खंजन नयन सूरदास के चमत्कारों का क्या है, बहुत बड़ा विस्तीर्ण वर्णन किया गया है, तो इन पर आपका क्या है, भरोसा है, क्या विश्वास मतलब क्या, भरोसा है। तो नागर जी क्या बोल रहे हैं कि नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, हमारे आँख से हमें बहुत ही क्या करें, चमत्कार देखे हैं। तो उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती है, जो भी उन्होंने भविष्य बताया है वो क्या होता है, बहुत बार सच होता है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन, आँख या मन। आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। तो कौन देखता है, आँख से देखते हैं या मन से देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि वो आँख क्या है, माध्यम है, आँख के माध्यम से क्या करते हैं, देखने वाला तो मन ही है ना, खाली माध्यम कौन है, आँख ही है। तो तिवारी जी क्या बोल रहे हैं कि आपने क्या कभी अपने लिखने का सार्थकता पर परख की है। तो नागर जी क्या बोले कि हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, मेरे पास बहुत सारे लेटर आते हैं। तो मेरे उपन्यासों के बारे में खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, तब भी मैंने जो लिखान किया है तो उसके बारे में उनको क्या करता है, पता चलता है। तो तिवारी जी क्या बोले कि नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया होगा, है ना। तो क्या बोले कि भ्रमण तो काफी किया होगा। तो नागर जी क्या बोले कि हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का भ्रमण मतलब घूमे फिरे। ठीक है। तो क्या बोले कि अखंड भारतवर्ष, पेशावर से कन्याकुमारी तक, कहाँ से कहाँ तक, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ है कि मैंने कैरेक्टर मतलब क्या, चरित्र बहुत देखे हैं, उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला है। जो भी मनोविज्ञान रहता है वो भी समझने का मुझे मौका मिला था। तो तिवारी जी क्या बोले कि अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं। जो भी आपने समय जो राइटर है तो आप किससे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नागर जी क्या बोले कि अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है, अगर मैं मन से बताऊँ, दिल से बताऊँ तो एक ही आदमी है,
तो उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वह है रामविलास शर्मा। ठीक है, तो क्या प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। कौन सा बुक? जो मुखोपाध्याय की संग्रह जो है देशी और विलायती, अगर ये जो बुक मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? पढ़ना चाहूँगा। मुझे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में। तो उसमें क्या है कि सुंदर चित्र है और बहुत सारे कहानियों का। तो टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तो तिवारी जी क्या बोले उसके ऊपर? आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। जो पत्रों का संकलन मतलब बहुत सारे पत्र क्या करे आपने कलेक्ट करे हैं। तो नागर जी क्या बोले कि हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मतलब मैंने सब कलेक्ट करके तो रखे हैं बट ठीक ठाक तो नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। हर एक जात के जो भी रीति रिवाज रहते हैं, प्रथा रहती है, परंपरा रहती है, ये सब मैंने क्या करे वो लेटर्स इकट्ठा करके रखे हुए हैं। इसलिए घूमना बहुत पड़ा है कि ये कलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत ही घूमना पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा है। इसलिए मुझे बहुत लोगों से क्या हुआ है? मिलना जुलना पड़ा है। ठीक है। तिवारी जी क्या बोल रहे हैं कि अपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। तो नागर जी क्या बोले कि हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा है। कहाँ कहाँ जाना पड़ा है उनको? बस्तियों में, सिटी में। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा है। फिर उसके बाद मुझे ये सब मिला है। तो तिवारी जी क्या बोले कि नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? तो उन्होंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि जो मन और प्राण है, जान है, तो उसको क्या अलग अलग मानते हैं, एक ही मानते हैं? तो नागर जी क्या बोले कि हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते ही मन प्राणी से क्या होता है? सत्ता है। तो तिवारी जी क्या बोले कि सुर में अपने मन को ही पकड़ा है। तो सुर को क्या करे? मन को ही पकड़ा है। नागर जी क्या बोले कि हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं दसों दिशाओं में देख लेता हूँ। सुर ने क्या करा है? एक जगह पे ही लिखा है, तो मैं दसों दिशा में, 10 दिशा में क्या करता हूँ? देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटीट्यूव आई बनाएगी। तिवारी जी क्या बोले कि नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया है, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। हमने आप लोगों का बहुत ही टाइम लिया है। तो नागर जी, यार स्वास्थ्य तो ठीक है मेरा, मतलब मेरी तबीयत तो ठीक है। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और कोई चारा नहीं है। जब भी उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी तब भी क्या हो गया था? बात टूटन आ गई थी, मतलब बहुत ही टूट गए थे। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और कोई चारा नहीं है, तो मेरा मन लिखने में लग जाएगा। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा हूँ मैं क्या करूँगा? लिखता रहूँगा। ठीक है। तो नागर जी और तिवारी जी इनमें का कन्वर्सेशन इसमें दिया है।